बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम ना करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 जो फिज़िक्स का है, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस का घुमाने का असर। तो इसकी जो मुकम्मल मशक है वो करने जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल है वो MCQs यानी मारूजी से मुतल्लिक़ा है। दुरुस्त जवाब पे निशान लगाने हैं। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में बताए जाएंगे। तो चलें फिर मारूजी का जो पहला सवाल है चौथे यूनिट का, इसको शुरू करते हैं हम। तो देखिएगा, ठीक है ना। तो सवाल कुछ यूँ लिखा हुआ है, दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इंग्लिश में भी सुन लें, एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहले उर्दू में लिखा हुआ है, दो मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं। इंग्लिश में है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। ए है टार्क, बी कपल, सी है इक्विलिब्रियम और डी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दो मुख्तलिफ फोर्सेस हों, मसावी फोर्सेस हों, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, उनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो तो वो मिल के कपल बनाती हैं। ऑप्शन बी में कपल लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देते हैं, इसको हम दुरुस्त कर देते हैं। नंबर 2 है जी, हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो है। इंग्लिश में सुन लें बच्चों। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में लिखा हुआ है कोई भी तादाद, एनी नंबर। तो ये वेक्टर्स हैं, फोर्सेस, एनी नंबर ऐड भी किए जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी बाय हेड टू टेल रूल। तो फिर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कोई भी तादाद जमा की जा सकती है। तो डी को हमने सर्कल कर दिया है, ठीक है। अब चलें फिर नंबर 3 की तरफ। किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में है 4। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी तादाद 2 होती है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2। तो ऑप्शन बी को हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट पहले सुन लें, फिर ऑप्शन भी आपके सामने लेके आते हैं। नंबर 4 में लिखा हुआ है, 10 न्यूटन की एक फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा। अब इंग्लिश भी सुन लें। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal, its horizontal component will be। तो चारों आपको जवाब बताए जाते हैं, लेकिन जवाब बताने से पहले ना हम इसको हल कर लें। ले जी, क्या करेंगे? हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ना फोर्स का, जब हमने पीछे एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, याद है ना। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो उसको इस्तेमाल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कितना है? यहाँ हमारे पास है 10 न्यूटन, उसकी वैल्यू पुट की, और एंगल है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की कीमत होती है जी 0.866। जब एफ एक्स बराबर है 10 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 मल्टीप्लाई किया तो ये 8.66 यानी 8.7 जो है
वो आ जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे दिए गए हैं वो भी सुन लें जी। तो 4 ऑप्शन हैं, ए है 4 न्यूटन, बी है 5 न्यूटन, सी है 7 न्यूटन और डी है 8.7 न्यूटन यानी 8.7। तो जो अभी अभी हमने हल किया बच्चों, ठीक है ना, वो जो हल किया है 8.7 के करीब है, तो हम डी पर निशान लगा देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे नंबर 5 है जी, एक कपल अमल में आता है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए है 2 एक दूसरे पर अमूदी फोर्सेस, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, सी एक ही लाइन में अमल करने वाली मसावी और मुखालिफ फोर्सेस, और डी में है एक ही लाइन में अमल ना करने वाली 2 मसावी और मुखालिफ फोर्सेस। इंग्लिश में भी सुन लें इसको, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। और बी में है 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, डी में लिखा हुआ है 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। ये है दुरुस्त, नॉट इन द सेम लाइन, जो एक ही फोर्सेस तो मसावी हों और मुखालिफ हों लेकिन उनकी लाइन एक जैसी ना हो। तो ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है, तो डी पर हमने फिर निशान लगा दिया। ठीक है, ये भी सही हुआ। इसके बाद आगे हम चलते हैं जी MCQs नंबर 6 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। अच्छा, नंबर 6 है, एक जिस्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जब इस का ए है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, बी स्पीड यूनिफॉर्म हो, सी की स्पीड और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और डी है का एक्सेलरेशन 0 हो। इंग्लिश में भी सुन लें, A body is in equilibrium when its A है acceleration is uniform, B है speed is uniform, C है speed and acceleration are uniform, और D है acceleration is uniform। तो ये जो D ऑप्शन है ना, acceleration 0 होता है, ये करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने D को हाईलाइट कर दिया, D को सर्कल कर दिया। नंबर 7 है, एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे सुन लें जी, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, ऑप्शन ए है इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, बी इज एट द लोएस्ट पोजीशन, सी कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, और डी है इज सैचुरेटेड एट द बॉटम। तो जो इसका दुरुस्त है ना ऑप्शन, इधर ऑप्शन ए लिखा हुआ है बुलंदतरीन पोजीशन पर, बाकी ऑप्शन भी देख लें। ऑप्शन बी है पस्ततरीन पोजीशन पर, सी है अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए, और डी है बुनियाद के अंदर रहता है। ये जो सी है ना कि अपनी हाइट को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है जब उसको हिलाया जाए, ये करेक्ट है और इस पर हमने निशान लगा दिया है। नंबर 8 है जी, रेसिंग कारें मतवाजन बनाई जाती हैं इनकी, इंग्लिश में भी सुन लें, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, ए है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, बी डिक्रीजिंग देयर मास, सी लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी है डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो ये जो है ना लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर लिखा हुआ है ऑप्शन ए स्पीड बढ़ाकर, बी मास कम करके, सी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके, यानी लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये करेक्ट आंसर है। डी में है चौड़ाई कम करके, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था ना MCQs वाला 4.1, ये तो हुआ मुकम्मल। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और जो मशक के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्तहान में आते रहते हैं वो करते हैं। तो देखें फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 4 फोर्सेस का घुमाने का असर, इसकी मशक वाले सवाल हम करने जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल है यानी 4.1 के बाद जो अगले शॉर्ट क्वेश्चन वाला सवाल है ना, वहाँ लिखा हुआ है मिंदरजा झैल की तारीफ़ कीजिए। तो पहली तारीफ़ जो हमने करनी है ना वो है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट फोर्स का भी नाम दिया जाता है।
तो तारीफ सुन लें, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की जमा या तफरीक से, आपकी बुक में सिर्फ जमा ही लिखा हुआ है, तो तफरीक करने से भी हासिल होने वाले वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का असर जमा किए गए तमाम वेक्टर्स के मजमूई असर के बराबर होता है। यानी जो हम वेक्टर्स बच्चों जमा करते हैं ना, तो उसका असर क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका असर तमाम जमा किए गए वेक्टरों के असर के बराबर होता है। यानी द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। ठीक है, तो कुछ समझ आ गई हो गई कि जो हम वेक्टर्स जमा या तफरीक करते हैं उनसे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ना, उसका असर तमाम जमा या तफरीक किए जाने वाले वेक्टर्स के मजमूई असर के बराबर होता है। अब दूसरी जो तारीफ हमने करनी है वो है टार्क, जिसको गर्दिशी असर भी कहते हैं। अच्छा जी, फिर दूसरी तारीफ सुन लें। टार्क गर्दिशी असर या इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तारीफ कुछ यूँ है, इंग्लिश सुन लें पहले। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। यानी किसी फोर्स के किसी जिस्म को घुमाने के असर को टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी किसी जिस्म पे फोर्स लगाए ना, तो बच्चों वो जब उसको घुमा देगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देंगे। तो टार्क चूँकि किसी जिस्म को उस दायरे में घुमाती है, एक ख़ास डायरेक्शन होती है, इसलिए हम कहेंगे कि टार्क एक वेक्टर मिकदार है। और इसका यूनिट पता है क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, सबक में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो टार्क मालूम करने का फार्मूला भी सुन लें। ये है बच्चों, टा बराबर है एफ ज़रब एल। तो ये फार्मूला भी याद करना है, अहम है। टा बराबर है, ये टा यूनानी ज़बान का हरफ है, एफ ज़रब एल। एफ फोर्स है तो एल अमूदी फासला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर है। ठीक है, अब चलते हैं जी अगली तारीफ की तरफ, वो है सेंटर ऑफ मास। लें फिर सेंटर ऑफ मास की भी डेफिनेशन सुन लें। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ पॉइंट जहाँ पर लगाई गई फोर्स सिस्टम को बगैर घुमाए हरकत दे देती है। यानी जिस्म को रोटेट नहीं करना, घुमाना नहीं है, जैसा कि टार्क में होता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह घुमाए बगैर आगे लेके जाना है। तो क्या है, सेंटर ऑफ मास इज़ अ दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी व्हेन force is applied on it, change its position without rotation is called center of mass। यानी किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जब कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो फोर्स जो होती है ना, सिस्टम को घुमाए बगैर आगे हरकत दे देती है। अगली तारीफ है बच्चों, डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मरकज़े सिकल भी बोलते हैं। तो तारीफ सुन लें, इंग्लिश में भी बता दूंगा। किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर या बाहर वो पॉइंट होता है, यानी वो नुक्ता होता है जहाँ उसका सारे का सारा जो वेट है, वज़न है, अमूदन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट इज़ अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कि किसी जिस्म के अंदर या बाहर वो पॉइंट जहां उस जिस्म का सारा वेट जो है नीचे की तरफ, अमूदन नीचे की तरफ अमल करता है ना, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। चलें जी, ये तारीफ़ें हो गई हैं। अब कोई तारीफ बची है तो वो भी करते हैं और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी करते हैं। एक नया सवाल शुरू हो गया बच्चों। सवाल कुछ यूँ है कि मिंदरजा झैल में तफरीक कीजिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो पहला सवाल जो है वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हमने फ़र्क बताना है। अच्छा, जब ये फ़र्क वाला शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है ना, तो आपने फ़र्क में कम अज़ कम 2 पॉइंट बच्चों लिखने होते हैं। ठीक है, चलें फिर हम 2 फ़र्क ज़रूर लिखते हैं। तो पहले है लाइक पैरेलल फोर्सेस। तारीफ़ सुन ले, पहला फ़र्क तारीफ़ का ही होता है। अगर किसी जिस्म पर आमल पैरेलल फोर्सेस की सम्मत एक ही हो
तो ऐसी फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन द सेम डायरेक्शन देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी सुन लें, अगर किसी जिस्म पर अमल पैरेलल फोर्सेस की सम्मत एक दूसरे के मुखालफ हो तो ऐसी फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट इन द डायरेक्शन देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो नीचे शक्लें मैंने बना दी हैं, ये भी देख लें तो कि कौन सी पैरेलल हैं और कौन सी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो ये पहली शक्ल में आप देख रहे हैं, शक्ल में F1 ये बनी हुई है, नज़र आ रहा है ना, और F2 उसके नीचे बनी हुई है, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इसलिए इनको लाइक कहेंगे कि दोनों की डायरेक्शन इधर दाईं साइड पे ही है, दोनों ब्लॉक पे दाईं तरफ और आपस में पैरेलल हैं, अमल कर रही हैं। तो फिर F1 और F2 कौन सी फोर्सेस हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक, अब दूसरी तरफ भी शक्ल में देख लें, शक्ल में F3 और F4 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। F3 जो है इस ब्लॉक पर दाईं तरफ है, यानी एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में है, और जो F4 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो दोनों पैरेलल, लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के उल्ट है इसलिए ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगला फ़र्क है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टार्क एंड कपल। लें फिर हम टार्क और कपल में फ़र्क बताते हैं। तो मैंने 3 फ़र्क लिख दिए हैं, 2 तो ज़रूर करने हैं ना आपने। ठीक, टार्क की जो पहली तारीफ है, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो दूसरी तरफ है कपल की डेफिनेशन, दो ऐसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मसावी हों लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो, ये उधर MCQs में भी थी, मिलके क्या बनाती हैं? कपल पैदा करती हैं। दूसरा पॉइंट, टार्क में सिर्फ एक ही फोर्स की ज़रूरत होती है। सही कहा, टार्क में सिर्फ कितनी फोर्स है? एक ही फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक, हाँ, कपल के लिए कम अज़ कम 2 फोर्सेस की ज़रूरत होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जी, टार्क का जो फार्मूला है ना वो लिखते हैं। ठीक, तो टार्क का फार्मूला बराबर होता है फोर्स ज़रब अमूदी फासला। टा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी तरफ कपल का फार्मूला, कपल बराबर है फोर्स, यानी 2 फोर्सेस हैं, दोनों में से एक फोर्स है, और ज़रब किससे देनी है? दोनों फोर्सेस के दरमियान अमूदी फासला जो होता है। तो इस तरह हमने टार्क और कपल में 3 फ़र्क बता दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों कम अज़ कम आपने इन तीनों में से 2 ज़रूर याद करने हैं। अच्छा जी, एक और फ़र्क दिया हुआ है, कैंपज़िर इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और दूसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देख लें जी, मैंने आपके लिए 3 फ़र्क लिख छोड़े हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है ये फ़र्क निकालने के लिए। पहला पॉइंट है कैंपज़िर इक्विलिब्रियम के लिए स्टेबल, अगर किसी जिस्म को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दिया जाए और वो अपनी हालत में वापस आ जाए, कैंपज़िर इक्विलिब्रियम कहलाता है। व्हेन अ बॉडी इज टिल्टेड एंड इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इट इज़ कॉल्ड स्टेबल या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके सामने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अगर जिस्म अपनी पहली पोजीशन में ही जाकर ठहर जाए तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। व्हेन अ बॉडी इज टिल्टेड एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम पोजीशन इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा फ़र्क सुन लें जी, हिलाने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से बुलंद हो जाता है, यानी पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट थोड़ी होती है फिर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ हिलाने पर यानी जिस्म को हरकत देने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बुलंदी में कोई तब्दीली, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से या जहाँ वो जिस्म हरकत कर रहा था वहाँ से जितना बुलंद पहले था बाद में भी उतना ही बुलंद रहता है। अब दोनों तरह का जो इक्विलिब्रियम है, कैंपज़िर यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इनके ना मिसालें भी सुन लें। तो पहले किसकी हैं मिसालें? पहले हैं जी
स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कैंपज़ियर इक्विलिब्रियम की मिसालें वो कुछ यूँ है कि मेज़ पर पड़ी हुई किताब और ज़मीन पर पड़ी हुई ईंट दोनों कैंपज़ियर इक्विलिब्रियम की मिसालें हैं। ठीक बच्चा। दूसरी तरफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए फुटबॉल, गेंद, अंडा, ये अंडे का है नहीं डाला गया, अंड बन गया, तो ये है अंडा। तो अंडा है और कीफ, कीफ का पता है आपको क्या होती है? वो जिससे तेल डाला जाता है, फनल बोलते हैं इसको, जो ज़मीन पर पड़े हुए हों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मिसालें लें जी। ये तो मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान फ़र्क भी ख़त्म हुआ। अब कुछ शार्ट क्वेश्चन है, हम उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हेड टू टेल रूल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने में किस तरह मदद करता है? जवाब सुन लें इसका, इस तरह के सवाल इम्तहान में भी आते हैं। हेड टू टेल रूल किसी भी तादाद में दिए गए वेक्टर्स को जमा करने में मुआवन साबित होता है, यानी इट हेल्प्स इन एडिंग द वेक्टर्स बाय हेड एंड टू टेल रूल इन एनी नंबर। रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर की मिकदार और सिमत दोनों की वजाहत, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो किसकी मिकदार, मैग्नीट्यूड और सम्मत डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर देता है। ले अगला सवाल है कोई जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है? इसको अच्छी तरह सुन लीजिएगा, ये भी सवाल अहम है। तो जवाब सुन लें इसका, यूँ लिखा हुआ है कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम टार्क्स का रिजल्टेंट सिफर हो, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं सब को ऐड करें तो वो भी ज़ीरो आए, और जितने भी टार्क्स उस पर अमल कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो हो, तो वो जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। यानी सिग्मा एफ बराबर ज़ीरो, तमाम फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो, और सिग्मा टा जितने भी टार्क्स उस पर अमल कर रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए बच्चों? वो भी सिफर होने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा जी, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या है? ये अभी अभी ऊपर भी हमने कुछ पढ़ा है, टार्क से मुतल्लिका है कि जो नेट टार्क है, रिजल्टेंट टार्क है, वो सिफर होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है अगर इस पर आमल टार्कों का रिजल्टेंट टार्क सिफर हो। दो टार्क अमल करें, तीन करें, जो भी हों, जब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जवाब ज़ीरो है, यानी सिग्मा टा इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ द रिजल्टेंट टार्क ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई बच्चों, जो अब सवाल शुरू हो रहे हैं ना 3, 4, ये बहुत ही अहम है, इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है ना? तो 2-4 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, तो इनको ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है ताकि पेपर में आप अच्छी तरह लिख सकें जी। सवाल है किसी ऐसे मुतहरक जिस्म की मिसाल दीजिए जो इक्विलिब्रियम है, यानी जिस्म हरकत में हो और वो इक्विलिब्रियम में हो। तो सुन लें जी, एक छाता बरदार, छाता बरदार पता है किसको कहते हैं? वो जो पैराशूट के ज़रिए आर्मी वाले नीचे उतरते हैं हेलीकॉप्टर या जहाज़ से छलांग लगा के। एक छाता बरदार यानी पैराशूटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे ज़मीन की तरफ आता है, हरकत में हो गया ना, ये हरकत में होता है। ठीक है, चूँकि इस पर हरकत में क्यों होता है? चूँकि इस पर नेट अमल फोर्स सिफर होती है, चूँकि इस पर नेट अमल फोर्स सिफर होती है इसलिए इक्विलिब्रियम में होता है। लो जी, पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को आ रहा है, मोशन में हो गया, फिर इसको क्यों कहते हैं कि इक्विलिब्रियम? क्योंकि नेट जो फोर्स इस पर अमल करती है ना, इसके वेट की फोर्स नीचे की तरफ, और जब इसकी वो पैराशूट हवा से खुल जाता है तो ऊपर की तरफ जो रिएक्शन होता है ये बराबर होते हैं, नेट फोर्स तो हो गई ज़ीरो, तो फिर उस नेट फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे को आ रहा होता है। तो ये मुतहरक जिस्म की मिसाल है जो इक्विलिब्रियम में होता है। अगला सवाल है एक ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। हाँ जी, क्या है? रेस्ट में हो लेकिन क्या है? इक्विलिब्रियम में ना हो। तो ये जब मुख्तलिफ अजसाम को ऊपर फेंका जाता है, ज़मीन से बुलंदी की तरफ फेंका जाता है, तो इंतहाई बुलंदी पे जाके ना बच्चों ये रुक जाते हैं,
जब रुक गए तो रेस्ट में तो आ गए। सुन ले सवाल का जवाब सुन ले। ऐसे जिस्म की मिसाल दीजिए जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। जब किसी जिस्म को ऊपर फेंका जाता है तो इंतहाई बुलंदी पर यानी एट मैक्सिमम हाइट पर वो रेस्ट में होता है, मगर उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसमें एक्सलेरेशन, जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे को है ना, तो फिर उस पर एक्सलेरेशन भी होता है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स सिफर नहीं है, रुक तो गया लेकिन उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है। जब फोर्स अमल कर रही है तो उसमें एक्सलेरेशन भी होगा, जब एक्सलेरेशन होगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। हाँ जी, अगला सवाल भी बहुत अहम है। कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकता अगर उस पर सिंगल फोर्स अमल कर, यानी कि कोई बॉडी है उस पर एक ही फोर्स अमल कर रही है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगा? एक फोर्स जो अमल कर रही है, लेकिन तफसील से बच्चों जवाब सुन, ठीक। जिस्म इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ठीक, क्यों? क्योंकि सिंगल फोर्स जिस्म में एक्सलेरेशन पैदा करती, ठीक। और इक्विलिब्रियम की दोनों शराइत के मुताबिक सिग्मा एफ भी ज़ीरो और टार्क भी ज़ीरो होना चाहिए। इन दोनों शराइत को पूरा करने के लिए कम अज़ कम दो फोर्सेस का लगना ज़रूरी है, लेकिन जिस पर एक फोर्स अमल कर रही है, अगर दो फोर्सेस होती तो एक दूसरे के असर को तो ख़त्म कर देती, जो कि एक दूसरे के असर को ज़ायल करते हैं। तो चूंकि दो फोर्सेस नहीं है, सिंगल फोर्सेस अमल कर रही हैं, इसलिए ये जिस्म इक्विलिब्रियम में एक फोर्स की वजह से नहीं हो सकता। तो आखिरी सवाल जो आज के लेक्चर का है उसको भी अच्छी तरह सुन ले जी। तो सवाल कुछ यूँ है, गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है? जैसा कि रेस वाली कारें होती हैं, तो जवाब सुने, गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक इसलिए कम रखी जाती है ताकि क्याम पजीर इक्विलिब्रियम यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम आसानी से हासिल किया जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नीचे होता है, फिर किसी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG से जाहिर करते हैं, जितना नीचे होगा उतना ही वो क्याम पजीर होगी। क्योंकि जब फ़र्ज़ किया वो कोई गिरने भी लगती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी असल हालत में ही रहती है और क़याम पजीर हालत में रहती है। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का हमारा फिर ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।